इस महीने में फेमस तुर्की सीरियल ड्रिलिस उर्तुगल गाजी का उर्दू लैंग्वेज में पीटीवी पाकिस्तान चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। ये सीरियल रियल लाइफ पर डिपेंड है, जो खिलाफत उस्मानिया के बेहतरीन, नेक और जाबाज बादशाहों को पेश करता है। ड्रिलिस उर्तुगल ड्रामा दिसंबर 2014 को तुर्की में पहली बार रिलीज हुआ और देखते ही देखते ये इतना फेमस हो गया है कि इसको इस वक्त 150 से ज़्यादा देशों में अलग अलग लैंग्वेज में देखा जा रहा है। इस सीरियल से मुसलमानों का पुराना फैमिली सिस्टम और पुरानी सुनहरी यादें ताज़ा हो रही हैं। इस सीरियल में मुसलमानों की यहूदी और ईसाइयों पर शानदार फतह दिखाई गई है। इसकी वजह से न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छपा है जिसमें इस सीरियल को खामोश आइटम बम बताया गया है। तुर्कों ने 1291 से लेकर 1924 तक यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर मुसलमानों का अपनी तलवार से बचाव किया और 600 साल तक इस्लामिक खिलाफत को कायम रखा। इस सीरियल को कई देशों में बैन क्यों किया गया है, इसको जानने के लिए आपको जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले पहले आदमी थे, इनकी हिस्ट्री, खिलाफत उस्मानिया के शोहरत और खात्मे को समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस लंबे टॉपिक को कंक्लूड करके आपको समझा सकूं। सल्तनत उस्मानिया जो 3 महाद्वीपों तक फैली हुई थी और दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत थी, इसे एक के बाद एक बहुत काबिल बादशाह मिले जो इसे बढ़ाते चले गए, जिसने उस वक्त की सुपर पावर यानी मंगोल और सलेबियों की नींदें हराम कर दी थी। उन्होंने बताया, जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती बल्कि सोच से भी जीती जा सकती है, क्योंकि मंगोलों के पास खूंखार फौज, तलवारें और लेटेस्ट हथियार मौजूद थे जो मंगोलों को जीत पे जीत दिलाते चले गए। लेकिन किसी भी इलाके को जीतने के बाद मंगोलों के पास उस इलाके को चलाने के लिए बेहतरीन लीडर और नियम कानून नहीं थे। तो शुरुआत होती है चंगेज खान के कुर्दिस्तान पर हमला करने से। इस हमले के बाद कुछ लोग छुपकर अपने सरदार के साथ तुर्की के इलाके अनातोलिया में पहुंच गए और इस सरदार का नाम था अर्तुगरुल, वही अर्तुगरुल गाजी जिस पर यह पूरा ड्रामा सीरियल मौजूद है। ये 100 खानदान थे और 400 घुड़सवारों का बड़ा लश्कर था। अनातोलिया के इलाके पर इस वक्त सल्जोती सल्तनत कायम थी, जो बार बार रोमी फौज और चंगेज खान के हमलों से बहुत कमजोर हो चुकी थी। सुल्तान अरसलबान ने इस सल्तनत की नींव रखी थी। जब अर्तुगरुल वहां पहुंचे तो रोमी और सल्जूती फौज की आपस में लड़ाई जारी थी। अर्तुगरुल ने उस वक्त कमजोर और हक का साथ देने का फैसला किया और सल्जोती के सुल्तान अलाउद्दीन के साथ लड़कर रोमियों को भगाने पर मजबूर कर दिया। बाद में अलाउद्दीन ने अनातोलिया के पश्चिमी भाग को अर्तुगरुल को इनके खानदान को देने का फैसला कर लिया। इन्होंने हर बगावत में अलाउद्दीन का साथ दिया। 1258 में चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके खून की नदियां बहा दी। इसने नौजवानों को कत्ल करके इनकी खोपड़ी के मीनार बनाए, बच्चों और औरतों को कैद कर लिया और सारी इल्म की किताबें या तो बहा दी या जला दी। इसके बाद ऐसा लगा मुसलमान कभी अपना मकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर 1258 में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम उस्मान रखा गया। ये दिमाग, वफादारी और किरदार में बिल्कुल अपने बाप जैसा ही था और इन्होंने ही आगे चलकर खिलाफत उस्मानिया को कायम किया, ऐसी सल्तनत जिसका मुकाबला करने की ताकत यूरोप और एशिया की किसी फौज में नहीं थी। सन 1300 के अंदर ततारियों ने सल्जोती सल्तनत पर हमला कर दिया, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए और इस तरह उस्मान सल्तनत को चलाने के लिए खुद बादशाह बन गए। इस मौके का फायदा उठाने के लिए तुर्क सरदारों ने रोमियों के साथ मिलकर सल्जोती पर हमला कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ी और फिर उस्मान ने एक एक करके इनके सारे इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिए और उनको जीतना शुरू कर दिया। रोमियों के हारने के बाद उन्होंने ततारियों को हमले के लिए उकसाया। उसके लिए उस्मान ने अपने बेटे ओहान गाजी को फौज की कमान दी। उसने ततारियों को ऐसी हार दी कि कभी उनकी दोबारा हमला करने की हिम्मत न हुई। सुल्तान उस्मान को मौजूदा तुर्की के शहर माजूदा में दफन किया गया है। उसके बाद इनके बेटे ने बहुत इलाकों को जीता और इस सल्तनत 3 महाद्वीपों तक फैल गई और इसका सेंटर था तुर्की। इसके अंदर करंट के आर्मेनिया, इराक, शाम, जॉर्डन, फलस्तीन, बुल्गारिया, यूनान, मक्का और इजिप्ट जैसे इलाके शामिल थे और ये सल्तनत 1924 तक कायम रही। 1923 में पहले वर्ल्ड वॉर के बाद खिलाफत उस्मानिया के दुश्मन यानी फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने जबरदस्ती तुर्की के सुल्तान को घेर कर उनसे एक सौदा किया कि अगर अपनी सल्तनत को हमले से बचाना है तो हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। वो था 100 साल का एक सौदा, जिसे लॉसेन का सौदा कहते हैं। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद बरतानिया ने अपने एक चालाक और शातिर जासूस को अरब में भेज दिया, जिसका काम खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करना था।
वो तमाम धार्मिक और अरब के रस्म व रिवाज और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ था। इसका नाम था लॉरेंस ऑफ अरबिया। इसने अरबों का भरोसा जीतने के लिए खुद को इनका मेंटोर बना लिया। ये कहने लगा कि तुम लोग गैर अरब को अपने ऊपर हुकूमत क्यों करने देते हो, तुम अपना घर वापस क्यों नहीं ले लेते। और इन दिनों जंग की वजह से खिलाफत उस्मानिया वैसे ही बहुत कमजोर हो गई है और इससे अच्छा मौका तुम्हें शायद कभी ना मिले। इसकी बातों में आकर अरब के खानदान एल सऊद ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और खिलाफत उस्मानिया के बादशाह ने यह सोचकर कि मक्का में काबा और हरम में कोई खून खराबा ना हो, बिना शर्त के मक्का शहर को अरबियों के हवाले कर दिया, जिसका नाम एजाज मुकद्दस से बदलकर सऊदी अरब कर दिया गया। इसीलिए सऊदी अरब के हुक्मरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने $40 मिलियन लगाकर अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के अगेंस्ट में ममलिकतन नाम का एक सीरियल तैयार किया, जिसमें तुर्कों को एक बुज़दिल कौम दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये ड्रामा बुरी तरह फेल हो गया। अब वापस आते हैं लॉसेन के सौदे के ऊपर। इसके 100 साल 2023 में पूरे हो जाएंगे। इस सौदे की शर्तें ये थीं कि सुल्तान तुर्की के किसी मामले में शामिल नहीं होंगे, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और दोबारा खिलाफत कायम करने पर रोक लगा दी गई। तुर्की पर पेट्रोल की ड्रिलिंग पर पाबंदी लग गई। इसकी एक बंदरगाह बॉस्फोरस जो बहुत ही खास है, ये यूरोप को एशिया से सबसे छोटे रास्ते से जोड़ती है। इसके एक तरफ है ब्लैक सिया और दूसरी तरफ है मेडिटेरियन सिया। इस बंदरगाह पर 100 साल तक तुर्की कोई टैक्स नहीं ले सकता, यानी तुर्की के हाथ पांव बांधकर उसे एक साइड उसी की सरहदों के अंदर कैद कर दिया गया। इसके बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इस्लामी तुर्की को एक सेकुलर तुर्की बनाने का आगाज किया, जिसके बाद बेहयाई, शराब और वेस्टर्न कल्चर तुर्की में आम होने लगा। उसके बाद तुर्की की कमान आई तैयब उर्दुगान के हाथों में, जिन्होंने तुर्की को वापस उसकी पहचान दिलाई और 3 साल बाद ये सारी पाबंदियां हट जाएंगी। उसके बाद तुर्की खुद अपने फैसले कर सकेगा, उसके ऊपर लगी सारी पाबंदियां हट जाएंगी, वो अपनी सारी चीज़ें खुद यूज कर सकेगा और खिलाफत कायम करने पर लगी पाबंदी भी हट जाएगी। इसी बात ने यूरोप की नींदें हराम कर रखी हैं और इसी वजह से 15 जुलाई 2016 को तुर्की की फौज के जरिए इसराइल और अमेरिका ने तुर्की में बगावत की कोशिश कराई, लेकिन तुर्की के लोगों ने टैंक के आगे लेटकर इस बगावत को कुचल दिया। इसीलिए इस ड्रामे को ख़त्म करने के लिए बहुत से लोग इस वक्त मबनी हैं। इसीलिए इस ड्रामे को रोकने के लिए ऊंचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि इसे किसी भी तरीके से रोका जाए। यहूदी इसे पूरी कोशिश से रुकवाने के लिए लगे हुए हैं। खिलाफत उस्मानिया ने जंगें उसूलों पर लड़ी, कैदियों के साथ बदसलूकी नहीं की गई। इन्होंने मंगोलों की तरह खोपड़ियों के मीनार नहीं बनाए, बल्कि वही तलवार उठाई जहाँ ज़रूरत थी। जो इलाका जीता वहाँ बराबर के अधिकार दिए गए, इंसाफ कायम किया गया। इन्होंने 600 साल तक हज और उम्रे की मेज़बानी करी। इन्होंने मस्जिद नबी, गुंबद खजरा, मस्जिद हरम की तामीर, सैयदना अमीर हमजा का मज़ार, मक्का तक एक नहर, मक्का तक ट्रेन, ये सब काम खिलाफत उस्मानिया में किए गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।